अरपा का विकास कैसे हो, अरपा पार को पृथक नगर निगम का दर्जा दिया जाए। मतलब आपकी नीति और नियत नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या मानते हैं? एक सपना आता है कलेक्टर साहब को या कमिश्नर साहब को, वो आई डोंट केयर वाले मूड में रहती है। आप ऐसे देखेंगे तो जिस नदी में रेत रहेगी वहाँ पानी रहेगा। जो सरकार थी तो हम क्यों करें। दोनों साइड जो रिवर भी और सड़कें बनाई जा रही, क्या लगता है इससे विकास दिखाई नहीं दे रहा है? एक बोरी सीमेंट के लिए सड़कें तरस रही हैं। मजाक बना दिए वो बिलासपुर को, प्रयोगशाला बना दिए बिलासपुर को आप। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूँ इरशाद अली। आप इस वक्त देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क और आज हमारी इस चर्चा जंक्शन में शामिल होने के लिए मेरी बाईं तरफ बैठे हुए हैं महेश दुबे टाटा जी, जिन्हें प्यार से लोग टाटा महाराज भी बोलते हैं, और मेरे दाहिने तरफ बैठे हुए हैं अमित तिवारी जी, नागरिक सुरक्षा समिति के संयोजक हैं। और इनकी एक लड़ाई जो अरपा पार के विकास को लेकर वर्षों से चली आ रही है, उनकी मांग है कि अरपा पार एक नया नगर निगम बनाया जाए। इसी तरह जो महेश दुबे टाटा जी हैं, जो अरपा माँ को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं कि अरपा का विकास कैसे हो, अरपा को एक पहचान मिले जो धूमिल होते जा रही है। ये दोनों ही जो शहर के नागरिक हैं, ये चाहते हैं कि शहर का विकास भी हो, अरपा माँ की साख भी बची रहे। इसी मुद्दे पे एक चर्चा करने के लिए आज हम इनको स्टूडियो बुलाए हैं। तो मैं एक शुरुआत करना चाहूँगा सीधे अरपा पार विकास को लेकर के, जो अमित तिवारी से जानना चाहूँगा कि अरपा पार का जो विकास की बात जो वर्षों से हो रही है, जो नगर निगम बनाए जाने की बात हो रही है, तो क्या आवश्यकता महसूस हो रही है कि क्यों होनी चाहिए नगर निगम, अरपा पार क्यों बनना चाहिए? आज से 25 वर्ष पूर्व, 25 से 30 साल पहले इसी बिलासपुर शहर में 40 वार्ड हुआ करते थे और ये नगर निगम हुआ करता था। उस समय भी हम इस मांग को कि अरपा पार को पृथक नगर निगम का दर्जा दिया जाए। उस वक्त चूंकि एरिया छोटा था और जनसंख्या के हिसाब से कम लोग थे यहाँ पे, तो हम नगर पालिका की बात करते थे उस समय। लेकिन कुल मिला करके ये आवाज़ हम पिछले 30 वर्षों से उठाते चले आ रहे हैं। जब 40 वार्ड हुआ करते थे, आज इस शहर में 70 वार्ड हो गए हैं। और विकास के नाम पर यहाँ पर जो हमने लड़ाई लड़ी सड़क पे आ करके, जनता के साथ मिल करके, उसी का प्रतिफल मिला, वही काम हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अरपा पार को पृथक नगर निगम का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये मांग हमारी कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। अभी कुछ 2-4-5-7 सालों से देखें कि अरपा पार में काफ़ी विकास हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें इस हो रही हैं। क्या लग रहा है कि अब स्थिति बन रही है अरपा पार विकास की जो अपन धारणा बनाना चाह रहे हैं? देखिए, चूँकि ये मांग, हम इस लड़ाई को लड़ते चले आ रहे हैं और लोग जैसे व्यापारी वर्ग इस बात को टटोलता है कि कौन सा एरिया, कौन सा क्षेत्र जो है भविष्य में इसका अच्छा उज्जवल भविष्य है इस क्षेत्र का। तो वो अपनी संभावनाएं ढूंढते हुए यहाँ पर अपने जो संस्थान है, बड़े बड़े संस्थान हैं। अब आप देखिए, आप अरपा पार के अंदर 3-3, 4-4 विश्वविद्यालय हैं, ITI है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बड़े दफ्तर हैं यहाँ पे, ACCL मुख्यालय यहाँ पे है। इसके अलावे भी और कई बड़े बड़े संस्थान यहाँ आने को हैं। बड़े सारे बैंकों के जितने भी बैंक हैं, उन सभी के ब्रांचेज यहाँ पे आज खुल गए हैं। तो वो उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि इस क्षेत्र का विकास होगा, पर हमारा नेतृत्व इस बात को स्वीकार करने में हिचकिचा रहा है कि हम यहाँ को विकसित करें। इस मांग को लेकर आप काफ़ी आंदोलन भी किए। कब से इस मांग को मनवाने के लिए आप लगातार लगे हुए हैं? इस मांग को लेकर के हम लगातार 1997-98 से हम लगे हुए हैं। 97 से इस मांग को उठा रहे हैं और आज तक उठाते चले आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब 2023 में चुनाव हुए विधानसभा के, तो हमारा जो आंदोलन था चरम पे था। तो उस वक्त स्थानीय विधायक जो हैं बोले कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी इस बात को लिया कि मैं चुनाव जीता तो अरपा पार को पृथक नगर निगम का दर्जा दिलाऊंगा। ये 100% इस बात का वो पहले नंबर पे रखा था उन्होंने। पर क्या हुआ देख लीजिए, आज 1.5 साल से ऊपर, 1.25 साल हो रहे हैं,
कहीं कोई अता पता नहीं है, नाम लेने को तैयार नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको संज्ञान में लेना चाहिए और फौरी तौर पे तत्काल इस मांग को पूरे करने में उनको आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए। जैसे कि अमित तिवारी जी अरपा पार इस पार रहते हैं और आप अरपा के उस पार रहते हैं, तो अमित तिवारी की मांग से महेश भैया आप क्या सोचते हैं, क्या कितना सही है? देखिए, निश्चित रूप से बिलासपुर की जीवन दायिनी जिसे हम माँ अरपा कहते हैं, वो शहर के बीच से बहती है। एक तरफ हम रहते हैं, दूसरी तरफ अमित तिवारी जी रहते हैं। निश्चित रूप से जब रायपुर और भिलाई में 2 नगर निगम बन सकती है तो बिलासपुर में क्यों नहीं बन सकती। और ये सवाल हमारे जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो चुन कर आते हैं जो लोग हैं, उनकी नीति और नियत पर है। यदि आपने कहा था कि हम घोषणा की कि यदि हम चुनाव जीत के आते हैं तो अलग से नगर निगम बनाएंगे, तो बनाना चाहिए। और उसको यदि चुनाव का इंतजार कर रहे हैं तो मतलब आपकी नीति और नियत नहीं है, ये स्पष्ट होता है। कि अभी बिलासपुर में जो विकास हो रहा, अनचाहा विकास हो रहा, चाहे इस पार हो चाहे उस पार हो, विकास जो जनता चाह रही वो नहीं आ रहा। जनता चाहती है सड़क बने तो वहाँ नहीं बन के दूसरे का बनती है, जनता चाहती है गार्डन बने तो वहाँ नहीं बन के दूसरे का बनता है। तो ये चीज़ को बदलना पड़ेगा और जो सरकारें बैठी हैं उनको इस बात का चिंतन और मनन भी करना पड़ेगा। अरपा के इस पार अमित तिवारी जी लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं भी इनके 1-2 आंदोलन में आया हूँ। निश्चित रूप से यदि यहाँ की एक क्षेत्र बड़ा हो गया, दुनिया भर की यहाँ पे ऑफिसें हैं, यूनिवर्सिटी है, ACCL है, अपोलो का अस्पताल है और संख्याएँ भी बहुत ज़्यादा है, तो संख्या की दृष्टि से देखते हुए जब भिलाई में 2 नगर निगम बन गया, हमारे रायपुर में 2 नगर निगम बन गया, तो बिलासपुर में 1 नगर निगम बनना चाहिए। आपने कहा कि मनमाना विकास हो रहा है, जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, इसमें कमी हम लोगों में है या कि हम जो सरकारें हैं वो अपने ढंग से काम नहीं कर देखिए, मैंने इसके पूर्व कहा कि परिचर्चाएं बंद हो गई हैं, वो कमी है। और विकास सिर्फ वो विकास हो रहा जहां पर ये लगे कि इसके विकास करने से हमारा विकास होगा। अब उसको मैं बोलना नहीं चाहता, आप समझ रहे होंगे। उसी विकास को प्राथमिकता दी जा रही है, ना कि उस विकास को प्राथमिकता दी जा रही है जिससे जनता का विकास हो, जनता का भला हो, जनता की मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव हो दूर हो, वो नहीं किया जा रहा है। जो ये हो रहा है इसके पीछे रीजन क्या मानते हैं, क्यों एक तरफा? एक सपना आता है कलेक्टर साहब को या कमिश्नर साहब को कि मेरे को कोनी में एक तो फलाना गार्डन बनाना, वहाँ बन जाता है, आप देख लीजिए। और जब वो चलेगा तो उसके बाद दशा और दुर्दशा उसकी क्या है बताने की जरूरत नहीं। करोड़ों रुपए हमारे आपका वहाँ चला गया। इसी प्रकार शहर के अंदर आप बहुत से भी जो विकास हो रहे हैं आप देखते होंगे, देख के आपको आश्चर्य लगेगा कि यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए वो हो रहा, और जहाँ पर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो ये जो अफसरशाही है ये हावी हो गई है। जैसे मैं बोलूँगा स्मार्ट सिटी, दुर्भाग्य की बात है कि नाम स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी में एक भी जनप्रतिनिधि नहीं, पूरे अफसर लोग। तो ये इससे गलत संदेश जाता है। यदि हम समाज का विकास करना चाहते हैं तो समाज से चुने हुए लोग यदि उसमें शामिल नहीं होंगे तो वो कैसे सही और सार्थक निर्णय होगा। यदि आप जनता के लिए बना रही सुविधाओं में जनता से निर्वाचित लोगों को पूछ नहीं रहे, शामिल नहीं कर रहे, ये बहुत दुखद बात है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए तो अति दुखद है। जैसा आपने कहा कि अफसर अपनी अफसरशाही चला रहे हैं, तो उसमें फिर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं कमजोर हैं कि उनको अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं या उनके अंडर में रहना चाहते हैं। निश्चित रूप से पिछले 2 दशक से सरकार, इसके पहले जिसकी भी थी, मैं उस सरकार से जुड़ा था, पर मेरे को कहीं भी कहने में संकोच नहीं है कि अब सरकारें अफसरशाही लोग चलाने लगे हैं। अब वो समय चला गया कि विधायक सांसद मंत्री क्या करते हैं, विधायक कुछ बोलता है, सांसद कुछ बोलता है, मंत्री कुछ बोलता है। वो ढर्रा पिछली सरकार में भी था, वर्तमान में इस सरकार में भी है, कहीं कोई वो नहीं हो। यदि जनता की हित की बात हम नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी दोष है, हम ये मानते हैं। तिवारी जी, क्या लगता है इच्छा शक्ति की कमी है कि नगर निगम अरपा पार को ना बनाया जाए, या उन्हें कुछ नुकसान नजर आ रहा है, क्यों नहीं बनाया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, नुकसान और फायदे की बात तय तौर पर नेता सोचता है, लेकिन वो नेता की कमजोरी होगी कि अगर नफ़ा और नुकसान सोच रहा है एक चीज़। दूसरी तरफ वहीं पे आप जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको निजी स्वार्थ के बारे में छोड़ करके जनता के हित के बारे में आपको विचार करना चाहिए। जैसे जनता जो विकास चाहती है वो जनता के चश्मे से विकास जो है नगर निगम होने के बाद ही नज़र आएगा, ऐसा लगता है। विकेंद्रीकरण से विकास की संभावनाएं खुलती हैं। उदाहरण के लिए
अभी नगर निगम में 1 रुपए आता है मान लीजिए, तो 1 रुपए जो है उसमें से 1 रुपए खर्च इधर नहीं करते, पूरा 1 रुपए का पूरा 1 रुपए वहां लग जा रहा है मान लीजिए, या 10 पैसे 20 पैसे यहाँ खर्च कर। अब नगर निगम अलग से हो जाएगा, इसका अस्तित्व तो नगर निगम के अस्तित्व में आ जाएगा अरपा पार, तो 1 रुपए वहां आ रहा है तो 1 रुपए यहाँ भी आएगा, तो दोनों जगह का विकास होगा। वो 1 रुपए वहां कम पड़ जा रहा है, पर अगर अरपा पार को अलग कर दिया जाए तो वो वहां अरपा पार में अब उसको अपना हिस्सा अलग मिलेगा 1 रुपए, उसको अलग, तो विकास दोनों जगह का बहुत तेजी से होगा। जैसा कि महाराज ने बताया कि अरपा मैया जो है हमारी माँ है, जीवन दायिनी रेखा है वो एक, है ना हमारी, तो उसकी लाज रखने के लिए तो आपको बनाना चाहिए। अरपा पार के नाम से नगर निगम है तो आप देना चाहिए उसको। आपने विभिन्न आंदोलन किए, बहुत सारे लोगों के मन में भी पीड़ा होगी, क्या कहते हैं अरपा पार के लोग जो उनका हक वो उनको वाजिब? देखिए जनता बेचारी क्या है, जनता तो वो जो चीज़ें रहती दिल में रखती है ना, खुल के कोई चीज़ आप प्रैक्टिकली आप देख लीजिए कहीं, मतलब मुखर होके जनता वो आई डोंट केयर वाले मूड में रहती है, आप ऐसे देखेंगे तो, पर वो सारी चीज़ें उनके अंदर है, आग बन के भभक रहा है और निश्चित तौर पे हमें नहीं मिलेगा तो आग जो है ज्वालामुखी के रूप में फूटेगा आने वाले समय में, ये तय मान के चलिए। महेश जी, समय समय पे अरपा के सौंदर्यीकरण, अरपा को बचाने, उसके अस्तित्व की बातें होती है, आप लोग भी बहुत सारी बातें करते हैं, क्या लगता है इस समय हम लोग सही जगह जा पा रहे हैं या कि जैसा चल रहा है उसी को आगे बढ़ाए जा रहे हैं? देखिए पिछली सरकार में जो हमारे मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, उनकी नीति और नियत थी कि अरपा का सौंदर्यीकरण हो और अरपा में 12 मासी पानी रहे, इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी अरपा डाइवर्सन योजना बनाई। पर दुर्भाग्य है कि उस समय कोरोना कार्यकाल था, समय कम मिला, पर 2.5 साल के अंदर ही उद्गम से लेकर संगम तक, जहाँ समापन है नदिया का, वहाँ तक के लिए बिल्कुल चार्ट बना, सारा मैप बना और सारी चीज़ें तय की गई कहाँ किस ढंग से करना है, जिसमें अरपा में 12 महीने पानी रहे। उसके लिए जंगलों में काम भी चालू किया गया, मैं खुद स्वतः जाता था। पर दुर्भाग्य देखिए कि सिर्फ अरपा का ये सौंदर्यीकरण का बात नहीं था कि प्राकृतिक रूप से सौंदर्यीकरण परिपूर्ण रहे, अरपा में 12 माह पानी रहे, अरपा के दोनों किनारे बहुत अच्छा लोगों को यातायात सुगम बन सके उसके लिए, और समय की बचत को देखते हुए सड़कों का निर्माण भी कराया गया। लगभग 80% सड़क का काम हो गया था, 90% बैराज के दोनों काम हो गए, शिव घाट और हमारे पचरी घाट में भी। पर ना जाने क्यों जैसी नई सरकार आई तो जो काम बिल्कुल खत्म के कगार पे था और जनता की उम्मीद थी काम हो तो हमको सड़क मिल जाएगी, बैराज बन जाएगा, पानी रहेगा, उसमें ध्यान ही नहीं दिया गया। आज आप देख लीजिए कि सड़क की क्या स्थिति है और बैराज की क्या स्थिति है। बैराज में जो कुछ लगा था वो चोरी वोरी तक होने लगा। तो सरकारें जो आती है वो अपना देखती है कि हमने जो किया, यदि हम कर देंगे तो क्रेडिट उनको चला जाएगा। अरे मेरे भैया, अरबों खरबों रुपये लग गया है उसमें और जनता की गाढ़ी कमाई लगी है। आप अपना स्वार्थ छोड़िए, जो उसका उद्घाटन करेगा पत्थर उसी का लगेगा। आज अरपा मृत प्राय हो गई है। अरपा को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत जरूरी है कि रेत के उत्खनन पर प्रतिबंध लगे, क्योंकि जब जब रेत, इतिहास है कि रेत और पानी का चोली दामन का दांत है। जिस नदी में रेत रहेगी वहाँ पानी रहेगा, चुंबकीय पद्धति से उसको रोक के रखती है। पर हमारे यहाँ रेत तो खदान हो गई है, सोने की खान हो गई है। पैसा 1 रुपया नहीं लगता, सिर्फ गाड़ी लगती है, खुदाई का पैसा लगता है। अब बिना उद्योग लगाए आप अरबों खरबों को उद्योग प्रारंभ कर देते हैं। तो सरकारों को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। काम तो हो नहीं पा रहा और लगता है कि काम कोई लोग खटाई में डाल दिए हैं, इसका परिणाम हमको सामने दिखाई दे रहा। और सबसे दुखद बात यह है कि अरपा हमारी जीवनदायिनी माँ है। बचपन से हम लोग सब लोग खेले कूदे, आज उसका पानी पी के बड़े भी हुए हैं, पर उसके प्रति हमारा जो संकल्प होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये जो दशा और दुर्दशा यदि नदी की हो रही है तो निश्चित रूप से नदी का जो श्राप हमको मिल रहा, वो बिलासपुर को मिल रहा, वो इसलिए दिखता है कि जब हम विकास की बात करेंगे, विकास में देखेंगे तो बिलासपुर कोसों दूर दूर तक नजर नहीं आता। सिर्फ वही दिखता है, गड्ढा, वही पानी, वही भराव और वही समस्या, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे सड़क की हो। तो हम लोग सिर्फ उसी में हर चुनाव, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, पार्षद का हो, उसी को लेकर लड़ रहे हैं। पर विकास के नाम पे सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं, चाहे अमित भाई हो, चाहे मैं हूँ या मेरे जैसे और हजारों लोग हों, सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का परिणाम कहीं सार्थक दिखाई नहीं दे रहा। जैसे अमित भाई ने कहा ना
कि संघर्ष से मिलता है। निश्चित रूप से बिलासपुर का दुर्भाग्य है कि हम रेलवे जोन की बात हो, चाहे हम यूनिवर्सिटी की बात हो, सारे चीज संघर्ष से मिले हैं और रायपुर को कोई संघर्ष करना नहीं पड़ता और बिना संघर्ष के उसको सब कुछ मिल जाता है। तो उसका कारण यह है कि जहाँ का जनप्रतिनिधि में जो पुरुषार्थ होगा वो अपना हक अधिकार ले लेता है और हमारा दुर्भाग्य, हम नापुंसक नेतृत्व को चुनते आ रहे हैं, उसका परिणाम हम भोग रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी भोगेगी। ये माने कि अरपा राजनीतिक ईर्ष्या की शिकार हो गई। बिल्कुल निश्चित रूप से राजनीतिक ईर्ष्या की शिकार हो गई और दुख यह है कि आप नदी को भी शिकार करोगे, नालियों को भी करोगे, आसमान को भी करोगे तो फिर बचेगा क्या। कम से कम जहां राजनीतिक करना वहां करिए, कहीं कोई मनाही नहीं है, करना भी चाहिए, पर जो चीज जनता के लिए है, आप यदि आप सर्वे करके पूछ लीजिए, जनता आज बोलती है कि अरे सड़क बन जाना था यार, बैराज बन जाना था, पर नहीं हुआ 2 साल में कुछ। तो आप 2 साल बहुत होता है, हमने 2.5 साल के कार्यकाल, 5 साल में 2.5 साल कोरोना था, उसके बाद 2.5 साल में बहुत कुछ काम हो गया। यदि इच्छा शक्ति है तो अभी क्या जी हो रहा, आप देख लीजिए सामने में, और ऐसी प्रतिबद्धता चलती रहेगी तो नहीं लगता कि वो जो काम हम लोग अधूरा क्या पूरा छोड़े थे, सिर्फ उसका उद्घाटन करना बाकी था, वो भी नहीं हो पा रहा है। ये दुर्भाग्य है। भूपेश बघेल जी अपने कार्यकाल में अरपा विकास प्राधिकरण बनाए थे, क्या लगता है उसमें आप लोगों ने कितना काम किया, क्या उसी का परिणाम है। भूपेश बघेल जी ने जो बनाया था कि दोनों तरफ सड़क बन गई, 2-2 बैराज बन गए और कोटा के पास एक बड़ा जलाशय बनने की योजना थी जिसमें 12 महीना पानी नदी में रहे, भैंसा झाड़ के और ऊपर में। तो ये योजना भूपेश बघेल की थी और नीति उनकी जो नियत थी और नीति थी कि अरपा का सौंदर्यीकरण हो, 12 महीने इसमें पानी रहे और यहाँ के लोगों को उसको देख के मन संतुष्ट हो, उसको लेकर उन्होंने किया था। पर अब ये लगता है ना कि वो सरकार थी तो हम क्यों करें। तो ये मेरे और तेरे के चक्कर में अरपा का नुकसान हो रहा। आपके समय में नदी के किनारे रजिस्ट्रियां रोकी गई थी ताकि कोई भी अनावश्यक अव्यवस्थित बसाहट न करे, क्योंकि आगे विकास होना है, पहले से भी था जी। अभी उसमें एकदम बंदरबाट टाइप हो रहा है कि जो भी जाओ परमिशन ले आओ और उसके बाद कॉलोनी काट लो। ये स्थिति अभी एक सेंद्री की घटना पर चर्चा कर रहे थे जो जी जो आप बात बोल रहे हैं ना, ये मैंने पहले बताया ना कि नीति और नियत का, हमारी नीति और नियत थी कि अरपा 12 महीना पानी रहे, स्वच्छ साफ वातावरण रहे और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रहे। पर अब इनकी नीति है कि अरपा किनारे सड़क बन जाए, मकान बन जाए, बड़े बड़े मॉल बन जाए, बिल्डिंग बन जाए। तो इन लोग ने अपनी नीति और निर्देश दिखाते हुए उसको खुला कर दिया कि आप अपना रजिस्ट्री करा लीजिए, बेच लीजिए, हम नक्शा पास कर देंगे, आप मकान बना लेना, आप कॉम्प्लेक्स बना लेना, आप मॉल बना लेना। अरे नदी को छोड़ दो मेरे बाप, और भी इतना बड़ा पूरा क्षेत्र बचा है, कहीं भी आप मॉल बनाओ कोई तकलीफ नहीं, कहीं दुकान बनाओ कोई तकलीफ नहीं। पर अरपा जैसी नदी जो हमारी जीवन दायिनी है, जो हमारी माँ है, कम से कम उसका तो हम ख्याल रखें कि उसकी दशा और दुर्दशा को ना बिगाड़े। कुछ साल पहले एक सपना दिखाया गया था, अरपा नदी में लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पर संवारा जाएगा। क्या लग रहा है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अरपा को अरपा रखोगे, गंगा को गंगा रखोगे, नर्मदा को नर्मदा रखोगे, तभी वो कहलाएगी। आप टेम्स जिस दिन का नाम आया अरपा को बनाएंगे, उस दिन से नदी में, छत्तीसगढ़ी हम बोल रहा हूँ, टेम्स जिस दिन बनाने के बाद उस दिन से टे हो गई नदी। आप देख लीजिए कि नदी में पानी आना बंद हो गया, नदी सूखने की कगार पे हो गई। अरे जो जिसका जो चीज है वो वही रहे तो उसकी भावता बनती है। अमित जी, जो अरपा के दोनों साइड जो रिवर व्यू और सड़कें बनाई जा रही, क्या लगता है इससे विकास दिखाई नहीं दे रहा है अरपा का? ये विकास है, देखिए आप जी ये परसों का है। हाँ। ये देखिए आप, ये विकास है यहाँ पे, है ना। जब न्यू जो बेस है वो कमजोर है, आपका पूरा ढह गया है। सड़क बनी है, अभी बन भी नहीं पाई है और पूरा बह गया है, वो पोल होल हो गया है एक दूसरे तरफ, देखिए ना आप इसको। तो ये विकास है। ये मुखौटा ओढ़े हुए हैं चोर लोग हैं। ये खुद का विकास करने में लगे हैं। इनको पता है कि अब 3 साल बचा है हमारे पास, 3 साल में जितना झोड़ना है झोड़ लो, उसके बाद कुछ नहीं मिलना है। अगर विकास का नारा इनका रहता तो जिस दिन हमारी सरकार 5 साल पहले, जब हमारी 2018 में हमारी सरकार बनी, तो पहले दूसरे दिन शपथ लेने के तत्काल बाद किसानों के खाते में पैसा डाला सरकार ने। व्यक्ति नहीं बोल रहा हूँ, सरकार ने डाला। ये उस पार्टी की उपलब्धि थी और उसके नियत और नीति स्पष्ट थी कि हमको जनता के विकास के लिए काम करना है। अब इस सरकार में देखिए 2.25 साल हो गए हैं, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, गली चौराहे
नुक्कड़, कहीं कोई सड़क, एक बोरी सीमेंट के लिए सड़कें तरस रही हैं। रह गई बात ये अरपा पार पृथक नगर निगम की, तो ये इनका चुनावी इशू है। उस चुनाव में पिछले अभी 2023 के चुनाव में ये बोल करके लोगों से वोट लिए कि हम निगम बनाएंगे पृथक अरपा पार को। अब इनका ये है कि फिर दोबारा जब चुनाव आएगा तो हो सकता है उसके पहले कुछ करें, ये ऐसी उम्मीद है। पर नहीं लगता कि मुझे ये गंभीरता से, क्योंकि चुनावी मुद्दा मत बनाओ ना आप। अगर विकास आपके चश्मे में विकास को अगर देखना है तो उसको करके दिखाओ ना, आप नगर निगम दे के बताओ और विकास तब दिखेगा। आप क्या लगता है आपका आंदोलन, आपका जो प्रयास है, जो जूझ रहे हैं आप, साकार होगा एक न एक दिन? होना चाहिए, होगा, निश्चित तौर पे होगा। नहीं तो हम तो या इस लड़ाई को और आगे ले जाएंगे और लड़ेंगे। जब तक सांस रहेगी तब तक लड़ेंगे हम इस लड़ाई को। महेश दुबे जी बताएं, क्या लग रहा है कि अरपा बच पाएगी इस सरकार में, या कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलता ही रहेगा? देखिए, अरपा ना कभी खत्म हुई ना कभी खत्म होगी। प्राकृतिक द्वारा निर्मित कोई भी चीज हो वो सदैव जिंदा रहती है। हम आप चले जाएंगे पर वो जिंदा रहेगी। पीढ़ी दर पीढ़ी अरपा हम देखते आ रहे हैं। पर अभी अरपा का अभिशाप उन लोगों को जरूर मिलेगा जो उसका हित चाहते हैं। हमको लगा डबल इंजन की सरकार आ गई तो अब शायद उड़ान महानगरों के लिए हो जाएगी, 4C लाइसेंस मिल जाएगा, सेना की जमीन वापस हो जाएगी। पर जब हमारी सिंगल सरकार थी यहाँ पर कांग्रेस की, वहाँ पर बीजेपी की, तो एयरपोर्ट चल रहा था, संचालित हो रहा था। पर जैसी डबल इंजन की सरकार आई तो एयरपोर्ट में कहीं ना कहीं दिक्कतें आने लगी कि इंदौर बंद, भोपाल बंद। फिर वो जैसे बस चलती उस टाइप का जगदलपुर के लिए, अंबिकापुर के लिए मजाक बना दिए वो बिलासपुर को, प्रयोगशाला बना दिए बिलासपुर को। आप आज व्यापारी बेचारे कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई जाते हैं तो उनका समय खराब होता है और वो रायपुर से जाते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कि लोग मांग कर रहे हैं कि हवाई सेवा में पैसा दे के लोग चढ़ेंगे, उसको आप नहीं करा पा रहे हो। जबकि आसपास कितने हवाई अड्डे खुल गए। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था हम दूसरे नंबर पे थे बिलासपुर, आज कितने नंबर में बताने की जरूरत नहीं। हमारे से टूट कर अब अभी जो बना जिला है, चाहे मैं कोरबा की बात करूं या जांजगीर, तो हमसे ज्यादा सुंदर और सुसज्जित दिखता है। हम कहाँ हैं? तो बिलासपुर की दशा और दुर्दशा के लिए यदि कोई दोषी है तो हमारी स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग दोषी है, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो। और दूसरी एक बात, रायपुर भी नहीं चाहता कि बिलासपुर एयरपोर्ट का पूर्ण विकसित एयरपोर्ट बने। उसका सबसे बड़ा कारण, आप रायपुर जाइए एयरपोर्ट में, आप देखते होंगे कि 40 से 45% जो सवारी है बिलासपुर या उसके आसपास की होती है। तो रायपुर में धंधा फल फूल इसीलिए रहा कि वहाँ एयरपोर्ट सक्सेस है। हमारे यहाँ तो है ही नहीं। जिस दिन एयरपोर्ट खुल जाएगा तो ऑटो वाले से लेकर होटल वाले तक, खोंचा वाले तक, सबको कमाई होगी, सबको रोजगार मिलेगा। और बिलासपुर एयरपोर्ट खुलने से बलौदा बाजार, भाटापारा, सिमगा के लोग, क्योंकि उनको 80-85 किलोमीटर में पड़ रहा, यहाँ से यात्रा चालू कर देंगे। तो जब तक हमारा नेतृत्व की इच्छा शक्ति नहीं रहेगी बिलासपुर के विकास के लिए, तो बिलासपुर की दशा दुर्दशा यही रहेगी। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। बिलासपुर के नेता आज से नहीं, शुरू से ही मतलब किस तरह की सोच है यहाँ। मतलब अरपा मैया के पानी पी रहे हैं, सोच अच्छी होनी चाहिए, नियत अच्छी होनी चाहिए। आज रायपुर कानो कान किसी को खबर नहीं लगी। रायपुर में राजधानी विकास प्राधिकरण का गठन हुआ। उसमें आसपास के जितने भी भिलाई, दुर्ग, ये सारी जगहों को लिया गया। अब वहाँ के जो जितना भी पैसा आएगा वो राजधानी विकास प्राधिकरण में आएगा और लगेगा, और वहाँ का विकास और द्रुत गति से होगा। और वहीं बिलासपुर के नेता चुपचाप बैठे रहे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते। आपको आवाज़ तो उठाना चाहिए। बिलासपुर के लिए आप क्या कर रहे हो? यहाँ भी बना दो आप न्यायधानी विकास प्राधिकरण, ये भी तो जगह है, बिलासपुर है। पर नेता ही मौन रहते हैं तो क्या बोलिएगा आप? अपनी बातों को रखने के ये वहाँ पे हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, तो कैसे विकास होगा बताइए ना। जब हम जिनको चुन के भेज रहे हैं, काहे के लिए? उनको नेता बनाने के लिए भेज रहे हैं हम लोग, के विकास के लिए भेज रहे हैं। हमारी समस्याओं को वहाँ उठाएं, इसलिए भेजा जाता है उनको चुन करके। पर वो जाके वहाँ क्या करते हैं? वो सिर्फ राजनीति करते हैं और चाटुकारिता करते हैं बड़े नेताओं की। ये बहुत शर्म की बात है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए, बिलासपुर के जनप्रतिनिधियों के लिए। और इसको अब जनता समझने लग गई है। आने वाले समय में ऐसे लोगों को बायकॉट करेगी जनता।
बिलासा की इस नगरी में अरपा का अभिशाप आने वाले समय में राजनीतिक दलों के उन लोगों को जो जनप्रतिनिधि हैं, उन अधिकारियों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बिलासपुर की उपेक्षा की है। इसी तरह जो वर्षों से एक नगर निगम पृथक बनाने की मांग हो रही थी, अमित तिवारी का मानना है कि उनकी मांग जायज़ नहीं जाएगी, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन आज जो नफ़ा और नुकसान के चक्कर में इस काम को रोक रहे हैं, विकास को रोक रहे हैं, उन्हें भी जनता सबक सिखाएगी। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी कमियां हैं जो बिलासपुर को विकसित नहीं होने दे रही हैं, बहुत सारी इच्छा शक्ति की कमी है जो बिलासपुर को थाम दी है, विकास नहीं होने पा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल चर्चा जंक्शन में इतना ही। मैं यहाँ आने के लिए महेश दुबे और अमित तिवारी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अगले मेहमान के साथ चर्चा जंक्शन में फिर नए मुद्दों पे चर्चा होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।